जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा जो लेक्चर है किस संबंध में होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम जो 6th यूनिट है आपकी उसको कवर करने वाले हैं। 6th यूनिट में जो बातें आती हैं, सॉरी 7th यूनिट में, 6th यूनिट की बातें अभी तक हम कर रहे थे इसके पहले के लेक्चर तक, है ना। 7th यूनिट की बातें आज से यहाँ से चालू होने वाली हैं आपकी। 7th यूनिट में जो बातें वो हैं आपकी शिक्षण व्यवस्था से संबंधित। शिक्षण व्यवस्था क्या होती है, मूल्यांकन क्या होता है, शोध क्या होता है, इससे संबंधित पूरी बातें दी हुई हैं। ठीक है, चालू करते हैं सीधे लेक्चर को। लेक्चर सीरीज पे चलते हैं हमारी, है ना। सबसे पहले इसमें आ जाता है शिक्षण क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देन हम उसके बाद की बातें यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, शिक्षण व्यवस्था में होता है कि शिक्षण एक ऐसी सतत प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत से ऐसे कारक शामिल होते हैं जिनसे छात्र अपने ज्ञान और कौशल को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। क्या हुआ, शिक्षण व्यवस्था अथवा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। ऐसी कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। सतत मतलब क्या होता है, निरंतर चलने वाली। सतत मतलब क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट कई सारे कारकों की मदद से क्या करता है, ज्ञान और कौशल का अर्जन करता है। ठीक है, साधारणतः शिक्षण का अर्थ शिक्षा का लेना होता है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, सीखना या सीख देना। ठीक है, दो अर्थ निकल करके आते हैं। जो एक सामान्य जनरल अर्थ हम निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है, कि जब भी आप शिक्षण प्राप्त करते हैं या शिक्षण कोई देता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई शिक्षा ली जा रही है, शिक्षा लेना। जबकि उसका मूल अर्थ या व्यापक अर्थ क्या निकल करके आता है, सीखना या सीख देना। ठीक है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र में मानवीय मूल्यों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। वृहद रूप में शिक्षण वह सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र का व्यक्तित्व औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आजीवन छात्र या व्यक्ति औपचारिक और अनौपचारिक रूप से क्या करते हैं, जीवन भर सीखते रहते हैं। बात क्या हो गया, सामान्य तौर पे तो हमने क्या देख लिया, उसका संकुचित रूप हमने क्या देख लिया, या उसका एक छोटा रूप हमने क्या देखा, कि उसमें क्या होता है, शिक्षा लेना क्या होता है, शिक्षण कहलाता है, अथवा सीखना या सीख देना क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। जबकि इसका एक जो व्यापक रूप है उसमें क्या निकल करके आता है, कि अपने आजीवन मतलब मृत्यु तक, व्यक्ति क्या होता है अपने मृत्यु तक क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा होता है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से सीख रहा होता है। औपचारिक रूप से मतलब किसी विद्यालय में जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, किसी ऐसे संस्थान में जाएगा जो शिक्षा प्रॉपर शिक्षण व्यवस्था प्रदान करते हैं, वो क्या हो जाता है, औपचारिक शिक्षा हो जाती है। अनौपचारिक मतलब कि हम हमारे क्या है, डे टू डे लाइफ में लोगों से, समाज से या अन्य संस्थान से जहाँ पे डेली जाने की आवश्यकता नहीं होती, उनसे कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। व्यवहारिक रूप से शिक्षण से अभिप्राय, और व्यवहारिक रूप से शिक्षण से अभिप्राय क्या होता है, औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से होता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब हमने क्या पढ़ा था, दूरस्थ शिक्षा पढ़ी थी। तो एक बार उस लेक्चर को भी आप क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ठीक है, खैर, वर्तमान अधिगम प्रणाली में शिक्षा का अभिप्राय विद्यार्थियों के अधिगम में प्रयोगात्मक विधियों द्वारा प्रयोग करके सिखाना है, ना कि बलपूर्वक छात्र के मस्तिष्क ज्ञान को छात्र के मस्तिष्क में बिठाना है। ठीक है, ये पुरानी प्रक्रिया होती थी। ये पुरानी प्रक्रिया होती थी कि व्यक्ति को क्या किया जाएगा, व्यक्ति अथवा क्या किया जाएगा, छात्र को चीज़ें रटाई जाएंगी, चीज़ें क्या करवा करवा दी जाएंगी, कंठस्थ करवा दी जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं लाई जाएगी, और एक पुराना जो ढर्रा होता था, जिसको ढर्रे वाली पढ़ाई कहते हैं, वो कराई जाती थी। पर आज की तारीख में यह संभव नहीं है। आज की तारीख में प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व बढ़ गया है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, प्रायोगिक ज्ञान का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी नवीन ज्ञान का क्या करता है, अर्जन करता है। ये तो बात सीधी सी भी है कि अगर अभी मैं आज की अभी इस स्थिति में बात करूँ, तो आपको क्या है, शिक्षण प्राप्त हो रहा है। उस शिक्षण में आप क्या कर रहे हैं, फिलहाल नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस विषय के बारे में। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, एक बेसिक हमने देखा किसके बारे में, शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, उसके बारे में। ठीक है, अब आता है, इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। देख लेते हैं एक बार हम। रियांस के अनुसार क्या बताया गया है, गेज के अनुसार क्या बताया गया है, और स्वामी जी के अनुसार क्या बताया गया है, विवेकानंद जी के अनुसार, इनकी परिभाषाएं हम देख लेते हैं। रियांस के अनुसार क्या है, दूसरों को सिखाने, यहाँ पे सिखाने आएगा, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। क्या बात हो गई यहाँ पर, कि हम दूसरों को जो भी सिखा रहे हैं, हम दूसरों को भी जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम उनको जैसा भी निर्देशित कर रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। जबकि गेज के अनुसार क्या है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। पारस्परिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, कुछ आनुपातिक प्रभाव छोड़ेंगे। ठीक है, जो पढ़ा रहा है हो सकता है वो ज़्यादा अनुपात में प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव पढ़ने वाले द्वारा भी क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा पढ़ाने वाले पर। ठीक है, मतलब शिक्षक छात्र पर और छात्र शिक्षक पर प्रभाव छोड़ेंगे।
विवेकानंद जी के अनुसार क्या है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता क्या है, आविर्भाव। ये यहाँ पे एक अलग परिभाषा निकल करके आती है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण में अभी हमने पीछे क्या देखा, परिभाषाएं देखी पिछली स्लाइड में, कि शिक्षण में क्या किया था, ज्ञानार्जन किया जाता है। शिक्षण में क्या किया जाता है, ज्ञानार्जन किया जाता है। वो ज्ञानार्जन आपको कोई ना कोई कहाँ औपचारिक माध्यम से अथवा अनौपचारिक माध्यम से प्रदान कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे विवेकानंद जी के अनुसार क्या है कि आपको कोई भी ज्ञानार्जन करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके अंदर ज्ञान तो पहले से विराजमान है ना। मनुष्य में पहले से ही ज्ञान विराजमान है, मनुष्य में पहले से ही पूर्णता है, किसी को बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने अंदर विद्यमान ज्ञान को, अपने अंदर विद्यमान चीज़ों को क्या करना है, आपको जागृत करने की आवश्यकता है, उनका आविर्भाव करने की आवश्यकता है। तो विवेकानंद जी के अनुसार क्या किया गया, शिक्षण का एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान किया गया। ठीक है, वो अलग पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि मनुष्य को बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, शिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई आए और औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम से आपको शिक्षण प्रदान करे, बिल्कुल नहीं। वो तो ज्ञान आपके अंदर पहले से क्या है, विद्यमान है। वो ज्ञान आपके पहले से क्या है, आपके अंदर विराजमान है। उसको क्या करना है, आपको बस आविर्भाव भाव करवाना है, उसको जागृत करवाना है। ठीक है, अब आते हैं इसमें अगला कि शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हम यहाँ पे देखेंगे, एक लिस्ट पूरी देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ अलग अलग लोगों के आधार पे भी क्या करेंगे, शिक्षण के उद्देश्यों को कवर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों में क्या आता है, सामान्य उद्देश्य का अभिप्राय क्या होता है, शिक्षक के द्वारा, टीचर द्वारा, ठीक है, बालक में मतलब स्टूडेंट में शिक्षा प्रक्रिया अर्थात शिक्षा काल में धीरे धीरे उन गुणों का विकास किया जाता है जिसमें जिससे व्यक्ति उपयुक्त सामाजिकता और नागरिकता क्या हो सके, विकास हो सके। मतलब शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्र में ऐसे मूल्यों, ऐसे गुणों, ऐसे वैल्यूज का विकास करता है जिससे उसका सामाजिक एवं नागरिक के तौर पे क्या हो सके, विकास हो सके। अर्थात वो नागरिक के तौर पे देश के लिए काम आ सके, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम आ सके, और सामाजिक विकास के तौर पे वो समाज के लिए काम आ सके, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए काम आ सके। अब आता है क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। बात तो यही स्पष्ट हो गई जो अभी तक हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कि उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता है। ये बात भी सही है। बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, हमारे मानसिक क्षमता का विकास करना कायदे से। बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना था, मानवीय गुणों का विकास करना। व्यक्ति में जो पार्श्विक शक्ति का मतलब क्या होता है, व्यक्ति में पार्श्विक शक्ति का मतलब क्या होता है कि उसमें शारीरिक जो वो होती शक्ति होती है, अथवा जो उसका क्या होना चाहिए, एक पार्श्विक शक्ति होती है, उस पशुता वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि को क्या करना है, नियंत्रित करना है, उस वृद्धि को क्या करना है, सप्रेस करना है। और बढ़ाना किसको है, मानवीय गुणों को बढ़ाना है उसमें। ठीक है, मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वैल्यूज को क्या करना है, उसके अंदर बढ़ाना है। इसके अलावा बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का क्या करना, अवसर प्रदान करना है। ठीक है, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना है, कंपैशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज के समाज में। इसके अलावा बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। अभी तो हम पीछे बात कर रहे थे कि पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी जो परंपरा थी उसमें क्या किया जाता था, सैद्धांतिक ज्ञान पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आज की तारीख में तो सिर्फ क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज का ही क्या है, महत्व रह गया है। प्रैक्टिकल नॉलेज ही क्या है, सब कुछ है। इसके अलावा बालकों के वातावरण के प्रति समायोजन, मतलब समायोजन की क्षमता प्रदान करना, कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे क्या है वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे परिस्थितियां उसके आसपास में क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं बालक के, वैसे वैसे क्या कर सके वो, उनके साथ अनुकूलता बैठा पाए। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, मतलब उसके वातावरण के प्रति समायोजन। ठीक है, अब यहाँ पे वातावरण का मतलब ये नहीं है कि हवा पानी ये सब की हम बात कर रहे हैं। वातावरण का मतलब क्या है कि उसके आसपास जो वातावरण फैला हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। ठीक है, बालकों में आत्मविश्वास और आत्मानुभूति के योग्य बनाना। ठीक है, ये भी शिक्षण का ही उद्देश्य है। इसके बाद आता है बालकों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना था, सृजनात्मक कार्यों के लिए क्या करना, प्रेरित करना उसको। इसके अलावा बालकों का मार्ग प्रकटीकरण करना था, उपयुक्त एवं उपयोगी राह का क्या करना, अनुकरण करने की क्षमता का भी क्या करना, विकास करना है। मार्ग प्रकटीकरण का मतलब क्या होता है, उनका सही उचित मार्गदर्शन करना, ताकि क्या हो सके, वो अपने सही करियर का क्या कर सके, चयन कर सके, चाहे बोर्ड के बाद हो, चाहे कॉलेजेस के बाद हो। ठीक है, इसके अलावा बालकों में आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब वो अपने विचारों को प्रकट कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है।
ये है आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है। इस चीज का विकास करना जिससे वो अपने अनुभव एवं विचारों को दूसरों के समझ क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके, ठीक है। इसके बाद छात्रों के क्रियात्मक पहलू का विकास करना, वही मतलब उसके जो एक्शंस हैं, एक्शंस क्या बोल एक्शंस वो अच्छे कर तरीके से कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। इसके बाद छात्रों की वैयक्तिक रुचियों को क्या करना, विकास करना। भाई उसकी अपनी किसी क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि भी तो होगी ना, किसी कार्य में व्यक्तिगत रुचि होगी। क्या कहीं उन रुचियों को सप्रेस तो नहीं किया गया है परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, ठीक है। तो उसको क्या करना, उभार करके सामने लेकर के आना। इसके अलावा छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रति क्या करना, प्रेरित करना है। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिए। ये हो जाते हैं उद्देश्य की एक लिस्टिंग हो जाती है जिनको हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या आता है, ब्लूम के अनुसार, है ना, ब्लूम जो मनोवैज्ञानिक हुए या शिक्षण शास्त्री, उनके माध्यम से क्या है, उनके अनुसार क्या है, उसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं। तो उनने तीन आधारों पर डिवाइड कर दिया। क्या हुआ, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या क्या होता है, ज्ञानार्जन करना, ज्ञानार्जन करना, बोध होना किसी चीज़ का, कॉम्प्रिहेंसिव पावर होनी आपके पास, प्रयोगात्मक ज्ञान होना, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, संश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए और मूल्यांकन परक क्षमता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर तो हम क्या बोलेंगे कि आपके अंदर ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों क्या हो गया, शिक्षण की पूर्ति हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ब्लूम के भावनात्मक उद्देश्य। शिक्षण के संबंध में ब्लूम के भावनात्मक उद्देश्य क्या बोलते हैं कि किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी क्षमता के साथ सीख पा रहे हैं अथवा नहीं सीख पा रहे हैं। इसके अलावा अनुक्रिया होनी चाहिए, मतलब आप क्या है, प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हैं, कायदे से, है ना, आप प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हैं पर्टिकुलर ज्ञान के प्रति, जो आपने ज्ञान अर्जित किया उसके अगेंस्ट कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अनुमूलन आ जाता है। उसके अलावा क्या आता है, विचारना आ जाता है, ठीक है। आप चीज़ों के बारे में विचार कर रहे होते हैं, चिंतन करना बोल सकते हैं हम इसको। इसके अलावा व्यवस्था आ जाती है और चरित्र निर्माण आ जाता है, अर्थात कैरेक्टराइजेशन आ जाता है। इसके बाद आता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्यों में क्या आता है, उद्दीपन आता है। उद्दीपन मतलब क्या होता है, इम्पल्सन। इम्पल्सन मतलब क्या होता है, चीज़ों के बारे में क्या होना, एक विचार उत्तेजना आना, ठीक है। इसके बाद क्या है, कार्य करना, मतलब जो भी आपने सीखा उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है नियंत्रण, परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना, जो आपके आसपास सराउंडिंग वातावरण चेंज हो रहा था उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना, अपने ज्ञान को नियंत्रित करने का प्रयास करना। इसके अलावा समायोजन, समायोजन स्वयं से, समायोजन परिवार से, समाज से, आपके आसपास के सराउंडिंग वातावरण से, पूरी शिक्षण व्यवस्था से, कई प्रकार का समायोजन हो सकता है। इसके अलावा स्वाभाविकरण होता है, नेचुरलाइजेशन, और फिर आता है आदत डालना, मतलब कि हैबिट फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। उन तीन उद्देश्यों के तहत फर्दर हमने कुछ उद्देश्य देखे, ठीक है। अब आता है कुछ और उद्देश्य, इसमें एक आता है शिक्षक केंद्रित उद्देश्य या शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है। तो इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि, प्रविधि को ही हम विधि बोल सकते हैं, पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। विद्यार्थी सीखने के लिए पूर्णतः किस पे हो जाता है, शिक्षक पर आश्रित हो जाता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित विधि में क्या बताया गया उद्देश्य के तौर पर कि जो शिक्षण होता है, जो पूरी शिक्षण व्यवस्था होती है, उसमें शिक्षक जो होता है, जो छात्र होता है, वो पूर्णतः डिपेंडेंट रहता है किस पे, शिक्षक पे। कैसे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया मतलब सिखाने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया मतलब क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस, अर्थात सिखाने की या सीखने की प्रक्रिया। वो हो गई, गति हो गई, सामग्री हो गई, विधि हो गई। ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, शिक्षक पर निर्भर करता है। अब इसमें इस विधि में क्या क्या शामिल किया जाता है, व्याख्यान विधि, कि कैसे पढ़ा रहा है सामने वाला, व्याख्यान विधि मतलब क्या है, लेक्चर्स कैसे ले रहा है। इसके अलावा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, कि उस ज्ञान को प्रदर्शित कैसे कर रहा है, अपने ज्ञान को जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो कैसे प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा ऐतिहासिक विधि और पाठ्यपुस्तक विधि आ जाती है। तो ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित विधि आती है। फिर आता है विद्यार्थी केंद्रित विधि। इसमें क्या है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं सीखता है और शिक्षक का कार्य केवल सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना होता है। विद्यार्थी केंद्रित विधि में क्या आता है, ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। प्रोजेक्ट विधि, इसको किल पैट्रिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। असाइनमेंट मेथड, चर्चा मेथड और आगमन निगमन विधि, ठीक है। ये क्या होती है, इनके बारे में आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ क्या करेंगे, आप नाम याद रखेंगे और किसने कौन सी विधि को दिया है, बस इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। ये क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित विधि। तो दो उद्देश्य हमने और देखे दो आधारों पर, एक शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है, दूसरा विद्यार्थी केंद्रित विधि क्या होती है, ठीक है।
अब आता है शिक्षण संबंधी अवधारणा क्या होती है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है शिक्षण संबंधी अवधारणा। शिक्षण के 3 आधार होते हैं। शिक्षण के अवधारणाओं को हम अलग अलग उसमें देखेंगे पॉइंट्स में। सबसे पहला आधार क्या आता है, अवधारणा क्या आती है। शिक्षण के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है। वो जिसको शिक्षा प्राप्त करनी है, वो जिसको जो शिक्षा प्रदान करेगा, इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? पाठ्यक्रम आ जाता है, विषय वस्तु जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, सिलेबस। ठीक है, तो शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। अब आते हैं आदर्शवाद क्या होता है। दूसरी अवधारणा आती है आदर्शवाद की। तो यह अत्यंत प्राचीनतावादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु इसके संबंध में क्या बोलते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों क्या है का आधार बनाना है। ठीक है, आदर्शवाद के तहत जो अरस्तु का सिद्धांत बोलता है वो सिंपल से क्या बोलता है कि व्यक्ति को हमको क्या करना है, नैतिक और बौद्धिक रूप से सर्वोच्च स्तर पर लेकर के जाना है। हमको उसके नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आदर्शवाद की अवधारणा है। फिर आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन के द्वारा दिया गया। इसमें क्या बोला गया कि इसमें व्यक्ति को शिक्षक के रूप में माना जाता है। प्रकृति को क्या माना जाता है? शिक्षक माना जाता है। क्रिया द्वारा सीखना ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रिया द्वारा सीखना मतलब क्या है? आप अपने एक्शन से स्वयं सीख रहे हैं, आप अपने एक्शन से स्वयं सीख रहे हैं चीज़ों को, वो क्या कहलाती है? ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है, जो किस पर डिपेंड करती है? प्रकृति पर डिपेंड करती है। किस पे? प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे यदि कोई बालक पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसे चढ़ने दें, गिरने से उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सामान्यतः दोनों ही दृष्टियों से प्रकृतिवाद के अंतर्गत रखा जाता है। बात तो बिल्कुल सही है कि हम हमारे क्या करेंगे, कर्मों से हम हमारी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, हम हमारी गलतियों से सीखते हैं। जैसे कि एक बालक है, अगर वो बालक क्या कर रहा है, किसी पेड़ पर चढ़ रहा है, और आप एज अ माता पिता, एज अ पेरेंट, अगर आप उसको मना करेंगे तो आपकी बात संभवतः नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो उस पर चढ़ेगा और गिर जाएगा तो हो सकता है वो उस बात को मानने लग जाएगा। ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लग जाएगा। तो ये क्या है? प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, डाल्टन के द्वारा दिया हुआ, कि सामने वाले को स्वयं अपने कर्मों से क्या करें, सीखने दें। फिर आता है प्रयोजनवाद अथवा प्रयोगवाद, जिसको किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं होता। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये जस्ट लाइक प्रकृतिवाद है, जस्ट लाइक प्रकृतिवाद है कि हम हमारे कर्मों से सीखेंगे सब कुछ। हम हमारे क्या है, कर्मों से सीखेंगे सब कुछ, क्रियाशीलता से सीखेंगे, व्यवहारिकता से सीखेंगे, प्रैक्टिकल ज्ञान से सीखेंगे। इसके लिए हमको किसी ऐतिहासिक ज्ञान की अथवा आदर्श की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का प्रतिपादक कौन है? किर्केगार्ड है। अस्तित्ववाद का मूल अर्थ क्या है? अपने आप को जानो। आप अपने आप को जानने का मतलब क्या है कि आपके अंदर क्षमता क्या है, क्या आप ये काम पढ़कर कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अस्तित्व है। यहाँ पे अस्तित्ववाद के तहत किर्केगार्ड द्वारा क्या बोला गया कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। आप मानते हो कि आपका अस्तित्व है, इसलिए आपका अस्तित्व है, वरना कल से आप क्या हो जाओगे? खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो इस आप मानते हो इसका मतलब क्या है कि आप स्वयं को जानते हो। आप मानते हो इसका मतलब क्या है? आप स्वयं को जानते हो। ठीक है, ये क्या आता है? अस्तित्ववाद के सिद्धांत के तहत आता है, किरकात के। तो ये क्या थी? पूरी शिक्षण की अवधारणाएं थी। अब आता है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं में क्या आता है? शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, ये तो आप पता ही है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एक शिक्षण चल रहा है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण चल रहा है। इसमें इसके तहत फिलहाल क्या है? शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। ठीक है, दूसरा, शिक्षण अधिगम अनुदेश शिक्षण आदि का क्या इत्यादि क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, जो अधिगम है, जो लर्निंग बोला बोला जाता है इसको। ठीक है, जो अनुदेश है, जो प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? इनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, कोई अलग अलग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कोई बोलेगी टीचिंग एक अलग प्रोसेस है, लर्निंग एक अलग प्रोसेस है, प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग प्रोसेस है, ना भैया। ये सब क्या हैं? साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा शिक्षण विज्ञान और कला दोनों हैं। विज्ञान क्यों है? क्योंकि आप वाकई में उसमें प्रायोगिक ज्ञान प्रदान कर रहे होते हैं। और कला क्यों है? क्योंकि जैसे बात करते हैं ना कि हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, या हर कोई टीचर हर किसी को पढ़ाने का कौशल नहीं होता, पढ़ाने की कला नहीं होती है। आप ये ऐसा जब बोल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात, किस किस बात की बात कर रहे हैं आप? एक आर्ट की बात कर रहे हैं, कला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक कला की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इसी कला के विकास के लिए या इस कला के क्या करना के को उभारने के लिए व्यक्ति में क्या किया जाता है? बीएड कोर्स चला जाता है। क्या चला जाता है? बीएड कोर्स चला जाता है, डीएड कोर्स चला जाता है, ताकि व्यक्ति में ये कला क्या है? ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर करके आ जाए। ठीक है, तो शिक्षण शिक्षण क्या है? विज्ञान भी है, शिक्षण क्या है? कला भी है।
ठीक है। इसके बाद शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, मतलब बात सीधी सी बात है। इसके बाद क्या आता है, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित। पीछे जस्ट अभी हमने देखा उद्देश्यों में शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित मूलभूत प्रतिरूपों को हमने पीछे देख लिया, ठीक है। इसके बाद शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। स्मृति का स्तर होता है, अवबोध का स्तर होता है और चिंतन का स्तर होता है, ठीक है। तो ये क्या कहा, ये क्या था, पूरा शिक्षण की व्यवस्थाएं होती हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, समझ करके रखना है। अब आता है शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग और लर्निंग की पूरी प्रक्रिया को ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग की पूरी प्रक्रिया को ही प्रभावित करते हैं। तो सीखना ये शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। जो सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी भाई, शिक्षण के द्वारा संपन्न होगी, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा अपनाई जाए। शिक्षण का उद्देश्य है सीखना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया को सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं, मतलब बात क्या हो गया कि जो सीखने की प्रक्रिया है वही शिक्षण द्वारा क्या हो रही है, संपन्न हो सकती है। ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है, विद्यार्थी और छात्र के बीच में क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब ये जो प्रक्रिया है कई बार क्या होती है, प्रभावित होती है, कई कारणों के कारण प्रभावित हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे क्या आता है, बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भाई बालक का क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्राय पढ़ने लिखने में कमजोर रहते हैं, देर से सीखते हैं। जैसे समझ लो कि आप स्वयं किसी कोचिंग संस्थान में अगर जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले क्या होता है, 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूर से आते हैं आप, मतलब सीधी सी बात क्या हो जाएगी, आपको थकान हो जाएगी। इस थकान के बाद क्या संभव है कि आप वहाँ पे उसी ही पूरी एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ उस क्लास में बैठ पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। मतलब सीधी सी बात क्या हो रहा है, आपकी स्थिति प्रभावित हो रही है, ठीक है। अगर ये इसी क्या हो सकता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके बाद क्या था, परिपक्वता, मैच्योरिटी है कि नहीं। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ उसकी परिपक्वता बढ़ती है। शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि आयु परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने क्या होती है, कठिनाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये परिपक्वता भी क्या करती है, शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। जस्ट अ मिनट, है ना। नेक्स्ट आता है आपका सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा में क्या आता है, सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होती है उसे सीखना उतना ही क्या होता है, आसान हो जाता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं सिखाया जा सकता। मतलब अगर समझ लो बच्चे को तुम क्या कर रहे हो, मैथ सिखा रहे हो, और उसकी मैथ में रुचि है ही नहीं, तो कैसे सिखा लोगे आप। तो अगर सामने वाले की इच्छा है, सामने वाले की रुचि है, तो सिखाना क्या हो जाता है, शिक्षण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद क्या था, प्रेरणा, कि सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए समय समय प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता के आधार पर सीखने को क्या क्या करना चाहिए, सुगम बनाना चाहिए। शिक्षण को क्या करना चाहिए, सुगम बनाना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा कैसे मिलती है, कई बार प्रशंसा से मिलती है, कई बार प्रोत्साहन से मिलती है, कई बार प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के बाद दिए जाने वाले प्रोत्साहन से मिलती है, ठीक है। तो इससे बच्चे को क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, वो ज़्यादा उत्साहित होता है उस कार्य को करने के लिए। इसके बाद क्या था, शिक्षण सामग्री का स्वरूप कैसा है, कि प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अधिगम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकम क्या होता है, पाठ्य वस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण एवं सीखते हैं। कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण सामग्री का स्वरूप भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो रुचिकर हो, जो अर्थपूर्ण हो, जो क्या हो, उनको समझ में आने लायक हो, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, अरुचि उसमें प्रकट करेंगे। इसके अलावा वातावरण कैसा है, कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे शुद्ध वायु है कि नहीं है, कॉलेज में शौचालय है, जो आपका जो शिक्षण संस्थान है उसमें शौचालय है कि नहीं है, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, ठीक है, पंखे हैं कि नहीं, आसपास की जो सामग्री होती है, सहायक सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, वो है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। फिर आता है शिक्षक की शैक्षिक योग्यता।
कि अपना स्वयं का स्तर क्या, जो पढ़ाने वाला उसकी अपना स्तर क्या है, कि निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए कम योग्य उच्च शिक्षा के लिए अधिक योग्य कुशल शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। इसके लिए विपरीत शिक्षण कार्य क्या है, भली भांति नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप इस स्तर के व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं तो उस स्तर के व्यक्ति को होना आवश्यक है। अगर इस स्तर के व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं तो जो शिक्षक भी होना चाहिए उसी स्तर का होना चाहिए। तो अगर निम्न स्तर का पढ़ा रहे हैं तो आपका जो शिक्षण व्यवस्था होना चाहिए उस योग्य क्या है, योग्यता, जो शिक्षक उसके संबंध में योग्यता रखता हो। उच्च क्लास को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक क्या है, उसके संबंध में योग्यता रखता हो। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए डीएड बीएड एमएड होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए एमफिल पीएचडी नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, बात रखी जाती है। इसके बाद आता है शिक्षण कौशल, कि प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है शिक्षक का अनुभव, कि एक शिक्षक को जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ही अच्छा शिक्षण कार्य आसान और सरल होगा। शिक्षक स्वयं हर समय एक क्या होता है, विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है कायदे से, है ना। तो शिक्षक का अनुभव भी अपना क्या होता है, एक मायने रखता है कि उसका स्वयं का अपना अनुभव कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, दूसरा शिक्षण कौशल, कि उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, वो बच्चों को इंगेज कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कक्षा का वातावरण, कि भाई एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए कक्षा का वातावरण, इसके लिए क्या करना, सुगम बनाने का पहल करनी पड़ती है। कि भाई वातावरण ऐसा रखो ना, हंसी खुशी माहौल वाला, बच्चे इंगेज कर सकें, आपके साथ जुड़ सकें, व्यवस्था के साथ जुड़ सकें, अधिगम की प्रक्रिया जो उसके साथ जुड़ सकें। इसके अलावा आर्थिक कारक है, कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक होती है। देखो अब क्या कर रहा है, कोई शिक्षक है जो शिक्षण कर रहा है, शिक्षण प्रदान कर रहा है, जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है, जो शिक्षण व्यवस्था में इन्वॉल्व है, उसको आप सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो उसका ध्यान क्या रहे, भटकता रहेगा। उसका ध्यान पढ़ाई के बजाय, पढ़ाने के बजाय कहाँ पे लगा रहेगा, हमेशा सैलरी पे लगा रहेगा, उसको उसकी अपनी आर्थिक स्थिति पे लगा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरे क्या थे, बहुत सारे कारक थे जो क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आता है इसमें शिक्षण स्तर क्या होता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया को सतत और विचारशीलता के आधार पर 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। नीचे के स्तर ऊपर के स्तरों के लिए एक पूरक का कार्य करते हैं। शिक्षण के सतत स्तरों को मुख्यतः 3 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। अभी हमने पीछे विशेषताएं देखी, तब भी हमने इसको क्या है, पीछे कवर किया था। ठीक है, तो शिक्षण की प्रक्रिया को सतत और विचारशीलता के आधार पर 3 स्तरों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, स्मृति स्तर, जिसका मतलब क्या होता है, स्मरण शक्ति स्तर का स्तर की शिक्षण शिक्षण व्यवस्था होती है, मतलब आपकी स्मरण शक्ति के विकास का प्रयास किया जाता है। फिर आता है बोध का स्तर, कि समझ स्तर, मतलब शिक्षण व्यवस्था को समझ के स्तर पे क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इसके बाद आता है चिंतन स्तर, कि विचारशीलता अर्थात शोध के स्तर की क्या करना, शिक्षण व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो स्मृति स्तर हो गया, स्मरण का विकास करना, बोध स्तर हो गया, समझ का विकास करना, चिंतन स्तर हो गया आपका शोध का विकास करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका शिक्षण के अलग अलग स्तर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आता है आपका अधिगम अथवा लर्निंग। अधिगम अथवा लर्निंग क्या कहते हैं, तो अधिगम को सरल भाषा में सीखना कहा जाता है, लर्निंग। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यालय एवं अपने आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वांगीण विकास करता रहता है। ठीक है, क्या बात हो गई यहाँ पे, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग होता है। इस लर्निंग के तहत क्या होता है, मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि जब कोई बच्चा जलती हुई दीपक को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, दूसरी बार वो जलती हुई किसी वस्तु को तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, छाछ का जला दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, वो आपने अपने अनुभव से सीखा। ठीक है, तो बच्चे ने अपने अनुभव से सीखा, लर्निंग जो अधिगम की प्रोसेस हुई उसके अपने अनुभव से हुई। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, अधिगम की विशेषताएं आती हैं। अधिगम की विशेषताओं में क्या आता है कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। जैसे शिक्षण, जैसे पढ़ाना सतत प्रक्रिया है, वैसे ही पढ़ना भी सतत प्रक्रिया है। शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब पढ़ना। तो जैसे पढ़ाना अर्थात शिक्षण सतत प्रक्रिया है, वैसे ही क्या होती है, अधिगम अर्थात पढ़ना भी क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदत, रुचि क्या होता रहता है, निरंतर विकास होता रहता है। फिर आता है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, कि सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, सब कोई सीख सकते हैं, सब समय पर सीख सकते हैं, सब तरीके से सीख सकते हैं, जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरीके से सीख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद क्या अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, कि आप जैसे जैसे क्या है चीज़ों को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। आपका व्यवहार सकारात्मक से सकारात्मक हो सकता है और ज़्यादा, अथवा सकारात्मक से नकारात्मक हो सकता है, या दूसरा कि नकारात्मक से नकारात्मक हो सकता है, अथवा नकारात्मक से सकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा क्या जाता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है, कि आपका अपना जो उद्देश्य होगा उसकी पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसकी पूर्ति, उसको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे अभी भी आपका क्या है, कोई एक उद्देश्य होगा, इसी कारण तो आप क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अधिगम पुराने एवं नए अनुभवों का क्या होता है, योग होता है। मतलब आपने पिछली कक्षा में जो सीखा था वही कक्षा जो अगली कक्षा है कि उसमें उस ज्ञान को क्या करेंगे, आप मेंटेन करके रखेंगे, पुराने ज्ञान के आधार पर क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो पुराने अनुभवों के आधार पर ही नए अनुभव क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं, और नई व्यवस्था बनती है, और यही सीखना क्या होता है, आधार होता है। भाई आपने 9वीं कक्षा में जो पढ़ा था, सीखा था, उसको ऐसा तो नहीं 11वीं कक्षा में आकर के आप भुला देंगे, ठीक है। वो पुराना अनुभव आपके साथ क्या है, चलता रहेगा। इसके अलावा अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को क्या करते हैं, प्राप्त करने में सहायक होते हैं, कि शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां, दृष्टिकोण विकसित होता रहता है, ठीक है। तो अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके बाद अधिगम व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करते हैं। हमने पीछे कहीं देखा ना कि इसमें क्या होता है, सार्वभौमिकता होती है, इसमें क्या होता है, सार्वभौमिकता होती है। तो इस सार्वभौमिकता के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होता है। यहाँ पे सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है, उसका चहुमुखी विकास होना, ठीक है। चहुमुखी विकास मतलब नैतिक रूप से, कौशल के रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से उसका क्या होना, विकास होना। अब आता है शिक्षण सहायक सामग्री। अगला टॉपिक क्या आ जाता है यहाँ पे आपका, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, ठीक है। तो दंड के अनुसार क्या है, सहायक सामग्री वह है सामग्री है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ऐसी कोई भी सामग्री शिक्षण जो शिक्षण में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी, लिखने में बोलने में सहायता प्रदान करेगी, वो क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी, दंड के अनुसार। कार्टर के अनुसार क्या है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जाए, उद्दीप्त किया जा सके, ठीक है, उद्दीप्त किया जा सके, अथवा श्रवण केंद्रित संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह क्या है, सामग्री शिक्षण सामग्री कहलाती है। कार्टर क्या बोलते हैं इसके बारे में, कि वो कोई वो सभी सामग्री जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित कर सकते हैं। उद्दीपित करने का मतलब क्या होता है, कि उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी सामग्री जो शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करती है, चाहे श्रवण केंद्रित माध्यम संवेदनाओं के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, तो वो क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। तो इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री वे उपकरण अथवा युक्तियां होती हैं जिनके प्रयोग से छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से क्या होता है, ज्ञान का संचार होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाता है, आपका शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब आता है सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं। सहायक सामग्री के उद्देश्यों में क्या आता है, छात्रों में पाठ्य के प्रति क्या करना, रुचि जागृत करना, ठीक है। अगर बच्चे को चीज़ों को समझाना है तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा, बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, चौक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाता है, मैप्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या है, रुचि पैदा करते हैं बच्चों में। इसके बाद छात्रों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की बात आती है। भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, अगर आप उसके वर्ल्ड मैप पढ़ाते टाइम सामने मैप नहीं लगा हुआ है तो उसकी रुचि कैसे आएगी, उसको नहीं पता चलेगा ना अमेरिका कहाँ पर है। आप तो सिर्फ क्या करेंगे, बोल बोल के नहीं बता पाएंगे ना, अमेरिका यहाँ पे, अमेरिका यहाँ पे, मैप में दिखाना पड़ेगा भाई कि अमेरिका यहाँ पे विद्यमान है। इसके अलावा शिक्षण कार्यों में सीखने की गति में क्या आता है, सुधार आता है, प्रक्रिया क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसके बाद क्या है कि छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाना क्या हो जाता है, यहाँ से आसान हो जाता है, वो उनकी इंगेजमेंट बढ़ती है। शिक्षण कार्य में क्या होता है, उनका इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, छात्रों की अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, ठीक है। आशानुकूल प्रभाव डालने का मतलब क्या होता है, कि आप जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन वहां से क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। भाई सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहे थे, आप प्रायोगिक ज्ञान सिखाना चाह रहे थे। समझ लो कि आप बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, उसको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं, एक तरीके से किसी जानवर को आप क्या करवाना चाह रहे हैं, उसके बारे में, उसके शारीरिक उसके पैरामीटर्स के बारे में आप समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। कि भाई बीपी वगैरह या हार्ट बीट वगैरह कैसे देखी जाती हैं, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वो आसानुकूल परिवर्तन आप वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीव्र मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता के साथ शिक्षा देना। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों में क्या होता है, जो श्रवण माध्यम होता है उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। वो टीचर को सुन करके उतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं जितना कि वो टीचर को देख करके सीख पाते हैं। देख करके सीखने का मतलब क्या है, कि टीचर द्वारा प्रायोगिक ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं, चीज़ों को सीख पाते हैं।
इसके अलावा जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। कई बार आपने देखा होगा, अपनी क्लासेस वगैरह में देखा होगा, जो बातें टीचर बोल बोल के नहीं समझा पाते हैं, वो चीज़ें वो प्रायोगिक ज्ञान से बड़ी आसानी से समझा देते हैं। ठीक है, तो जटिल विषय समझ जमा जाता। इसके अलावा बालक का ध्यान पाठ की ओर क्या करना, केंद्रित करना। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करना। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करने का मतलब क्या है? अमूर्त मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपको छू नहीं सकते हैं, उस ना छू सकने वाली चीज़ क्या करना, छू सकने वाली चीज़ में कन्वर्ट करना। जैसे बात करें कि भाई सिंपल से क्या है कि आपको टीचर बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं कि प्राणों में उसमें पौधों में भी जीवन होता है, लेकिन ये बात आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको वो क्या है, वो चीज़ आभास नहीं हो रही है। ठीक है, तो उनने क्या कर दिया, पौधों में जीवन होता है इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या किया, प्रोजेक्ट वर्क आयोजित किया। ये समझ लो कि शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं कि टिंडल प्रभाव होता है, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं कि टिंडल प्रभाव होता है, वो बता रहे हैं कि टिंडल प्रभाव ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और इस प्रकार से वो काम करता है, लेकिन वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन वही चीज़ वो आपको करके दिखा गए, अंधेरे कमरे में लाइट आ रही है, और वहाँ पे क्या कर दें, उस लाइट, उस अंधेरे कमरे में एक छेद से आने वाली लाइट में वो क्या कर दें, आपको धूल के कण हैं, जो आदि कण हैं, वो आपको दिखा दें प्रायोगिक ज्ञान के तौर पे, तो आपको बात अब क्या हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जटिल विषय को आसानी से समझा भी दिया उन्हें, और जो अमूर्त चीज़ थी वो भी आपको उन्होंने क्या कर दिया, मूर्त में कन्वर्ट करके बता दिया। इसके बाद छात्रों को निरीक्षण शक्ति क्या होता है, विकास होता है, तो निरीक्षण का भी विकास हो जाता है वहाँ से। ठीक है, अब आते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री को परंपरागत रूप से 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? श्रव्य साधन, दृश्य साधन और दृश्य और श्रव्य साधन कंबाइंड रूप से। जैसे सबसे पहले क्या आता है, श्रव्य साधन क्या होते हैं। ठीक है, श्रव्य साधनों में क्या आता है, श्रव्य साधन की श्रेणी की सहायक सामग्री में उनको रखा जाता है जिसके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया में श्रव्य साधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। दृश्य साधन में क्या आता है, दृश्य साधन श्रेणी में ऐसी सामग्रियों को रखा जाता है जिनको देख करके ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण सामग्री में दृश्य साधन मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखा चित्र एवं चार्ट हो गए, जिनको आप देख सकते हैं, सिंपल सा बात है। जिनको आप सुन सकते हो श्रव्य साधन है, जिनको जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया। जिनको आप देख सकते हो दृश्य साधन हो गए, जैसे आपके वहाँ पे रेखा चित्र लगा होता है, चार्ट लगा होता है, कई बार है ना, स्कूल कॉलेज में मानचित्र लगे होते हैं, ग्लोब लगे होते हैं, प्रतिमान लगे होते हैं, स्लाइड्स, ग्राफ्स, फ्लैश चार्ट, पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, दृश्य साधन होते हैं। और फिर आता है कंबाइंड, दृश्य और श्रव्य। टेलीविजन को आप देख भी सकते हैं, टेलीविजन को आप सुन भी सकते हैं, कंप्यूटर देख भी सकते हैं, कंप्यूटर सुन भी सकते हैं, ऐसी मल्टीपीडिया, श्याम पटल, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, प्रदर्शन बोर्ड, चलचित्र अथवा सिनेमा, संवाद सामग्री, ये सब क्या होते हैं, दृश्य और श्रव्य साधन दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ विधियां दी हुई हैं, इन विधियों को आप अपने स्तर पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप जैसे भी उसको कर लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, तब भी आपको देख लेना है। इन सभी विधियों को आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। इन सभी विधियों को आपको रट लेना है, शिक्षण विधियाँ और उस शिक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है, इसको आपको रट लेना है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि हो गई, मॉन्टेसरी विधि हो गई, ठीक है, प्ले स्कूल्स हो गए, खेल विधि, डॉल्टन मेथड हो गया, पार्टन मेथड हो गया, खोज विधि हो गई। अच्छे से आपको इनको रट लेना है कि ये सब किसने दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी दिए हुए हैं, इनको भी आपको रट लेना है। यहाँ पे कुछ और दिए हैं, इनको भी आपको रट लेना है। टोटल 28 दी हुई विधियाँ, कोशिश करनी कि अधिकांश आप रट लें, कोशिश करनी कि आप अधिकांश रट लिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। अब आता है मूल्यांकन एवं मापन। अब आता है मूल्यांकन एवं मापन। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है, पहले वो समझते हैं। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो पूरी शिक्षण व्यवस्था है, उस प्रक्रिया में ही, उसी प्रक्रिया का एक अगला चरण क्या आ जाता है, आपका मूल्यांकन आ जाता है। उसी प्रक्रिया का अगला चरण क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो उसी चीज का क्या हो, अभिन्न अंग है, शिक्षा के उद्देश्यों के पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धि की जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार की भी क्या होती है, सहायता मिलती है। तो मूल्यांकन क्या होता है, पहली बात तो शिक्षण व्यवस्था का अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। आखिरी में शिक्षा प्रदान करने के बाद उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम क्या करेंगे, उपलब्धि की जांच करेंगे। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि रहने वाली कमियों की भी हम जांच करेंगे, और उन कमियों में क्या करेंगे, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कोठारी आयोग की परिभाषा है। अन्ना के अनुसार परिभाषा क्या है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में परमाणु की संख्या, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या करना, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गुड्स के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको थोड़ा याद रखनी है। मुफात के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा बालकों की
औपचारिक शैक्षणिक पद्धति उपलब्धि की अपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। फिर आता है रेमर्स एवं गेज के अनुसार कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है, वांछनीय है, उसको माना जाता है। ठीक है। और क्लार और स्टार के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी कार्य की प्राप्त सूचनाओं से किया जाता है, निकाला जाता है। उसने जो भी सीखा उससे क्या करेंगे, उसको हम उस आउटपुट को बाहर निकालेंगे। तो ये मूल्यांकन के रूप में अलग अलग लोगों द्वारा परिभाषाएं दी हुई हैं। आपको उसका एक बेसिक मतलब बस समझ करके रखने की आवश्यकता है। अब आता है मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है। तो मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय, मतलब उसके गुणों में कितनी वृद्धि हुई और अल्टीमेटली नंबर्स में कितनी वृद्धि हुई। परिमाणात्मक मतलब क्या होता है कि नंबर्स में कितनी वृद्धि हुई। जैसे हम बात कर लें कि दो चीज़ें होती हैं कि आपके परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, भाई आपने 90% बनाया, 95% बनाया, 75% बनाया, जो भी है, ये परिमाणात्मक है। गुणों में कितनी वृद्धि हुई, मतलब आपने एग्जैक्टली ज्ञान क्या सीखा। ठीक है। आपके अंदर बौद्धिक और नैतिक रूप से कितना परिवर्तन आया है। इसके अलावा इसका क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक क्षेत्र तो रहेगा ही। क्यों रहेगा व्यापक क्षेत्र, दो तीन एक, क्यों आप गुणात्मक मूल्यांकन भी कर रहे हैं, आप परिमाणात्मक मूल्यांकन भी कर रहे हैं। आपके मूल्यांकन में क्या कर रहे हैं, आप कमियों को भी पहचान रहे हैं और कमियों में सुधार का ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है, व्यापकता आ जाती है। यह निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है और मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये ब्लूम के आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ब्लूम के आधार पर बात की जा रही है। पीछे हमने ब्लूम के बारे में पढ़ा हुआ है शिक्षण के उद्देश्य में। तो मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों के उद्देश्यों क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है। तीनों पक्षों के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। अब आता है मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियों में सबसे पहली विधि आती है लिखित विधि, कि रिटर्न एग्जाम्स जो आप देते हैं। ठीक है। इन परीक्षाओं में निबंधात्मक अथवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे आप अभी जो आप पेपर देंगे, ये किस प्रकार का असिस्टेंट रजिस्ट्रार पेपर किस प्रकार का रहेगा, एक तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है। यहाँ से आपको लिखित परीक्षा ली जा रही है, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा ओरल एग्जामिनेशन परीक्षाओं से डायरेक्टली क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है और उन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का उन प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, साक्षात्कार आ जाता है। साक्षात्कार की विधि में आपके बौद्धिक स्तर, आत्मविश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोण आदि का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आती हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस के आधार पर आपकी बातों को जाना समझा जाता है। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण आ जाता है, कि इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली व्यवहारात्मक घटनाओं, मतलब सीधी सी बात है क्या है कि आपको एक कमरे में बैठा दिया गया 4-5 लोगों को, आपको आपस में बात करने के लिए बोल दिया गया, वहाँ पे कोई नहीं आएगा आपका मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन सीसीटीवी एक लगा होगा जहाँ से क्या क्या कर रहा होगा, कोई आपको मॉनिटर कर रहा होगा, कोई आपके प्रत्येक कार्य को क्या कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा। उसके आधार पर क्या करेंगे, आपको मूल्यांकित करेंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो, जो आप क्या करते हैं, आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। कि इनके द्वारा बच्चे छात्र के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है। इस समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह या रोजमर्रा कार्यों में भी हो सकता है। ठीक है। एक पोर्टफोलियो बना लिया जाता है आपका। इसके अलावा क्या होता है, कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, मतलब संचित अभिलेख, कि छात्रों की व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तन उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिख करके सुरक्षित रखा जाता है। यह संचित अभिलेख का क्या है, पत्र, संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। उदाहरण, कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, वैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना, दूसरे शब्दों में बच्चों का सर्वांगीण अभिलेख कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है निर्धारण मापनी, मतलब रेटिंग स्केल, कि बच्चों की योग्यताओं एवं उपलब्धियों को इस तरह जांचना कि वो किस स्तर की, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापने क्या क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, कॉलेज में ग्रेडिंग प्रणाली चलती है, कॉलेज में ग्रेडिंग प्रणाली चलती है, स्कूलों में भी चलती है। आजकल के सीबीएसई स्कूलों में भी ग्रेडिंग प्रणाली चलती है, A+B। ठीक है। इस प्रकार से ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो एक ये निर्धारण मापनी भी होती है। अब आते हैं जो आकलन के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो आकलन के प्रकार में तो इसका प्रयोग विस्तृत रूप से विद्यालय और शिक्षा पद्धति में किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य से हम मूल्यांकन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मूल्यांकन को ही आकलन बोलते हैं। ठीक है। तो मूल्यांकन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, रचनात्मक अथवा निर्माणात्मक, योगात्मक अथवा संकलनात्मक, और फिर आता है निदानात्मक। ठीक है। इनको समझते हैं हम क्या होते हैं। निर्माणात्मक अथवा रचनात्मक आकलन क्या होता है, कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। शिक्षक स्वयं सुधार करेगा, शिक्षक क्या करेगा, स्वयं में सुधार करेगा, और उससे क्या होगा, बच्चे में सुधार आएगा। रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ,
सीखने की जरूरतों और पाठ इकाई पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया। ठीक है, हम बात करते हैं ना, शिक्षक क्लास में बच्चों से पूछता है कि भाई आपको कितना समझ में आया, इस प्रकार की प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। रचनात्मक आकलन पाठ के बीच में किया जाता है। वही तो हमने बात करी ना कि क्लास में ही बच्चे से पूछा जाता है कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आई तो क्या समझ में नहीं आया, क्या जो समझ में नहीं आया उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे में त्वरित क्या होता है, विकास होता है। त्वरित वो क्या कर सकता है, उसी समय चीज़ों को समझ सकता है, अपने अंदर सुधार कर सकता है। ये क्या होता है, निर्माणात्मक अथवा रचनात्मक आकलन होता है, जिसमें शिक्षक स्वयं में सुधार करना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे बच्चे में सुधार होना चालू होता है। जैसे उदाहरण क्या हो गया, मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए, क्लास में बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, वर्कशीट हो गई, इसके अलावा अवलोकन डायरी हो जाती है, हमारे स्कूलों में बनाई जाती थी अवलोकन डायरी। इसके अलावा चेकलिस्ट हो गई कि आपने फला फला काम कर लिया, ये फला फला चीज़ सीख लिया, आपने नहीं सीखी। वाद विवाद हो गया कक्षा में, इस वाद विवाद का मतलब क्या होता है, वार्तालाप के माध्यम से। इसके अलावा क्या होता है, उप समूह में व्यक्तिगत कार्य, उप समूह एवं क्या होते हैं, व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से। ये क्या होते हैं, रचनात्मक आकलन के उपकरण होते हैं, उदाहरण होते हैं। फिर आता है योगात्मक अथवा संकलात्मक या समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ शिक्षक सुधार कर रहा था, जिससे बच्चों में सुधार हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, शिक्षक और छात्र दोनों का क्या किया जा रहा है, संपूर्ण गतिविधियों को आकलन किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों को ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, पहले तो क्या होता था, डेली वाली परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं, जो उनके प्रदर्शन के स्तर क्या करते हैं, इंगित करते हैं। और इसके द्वारा यह माना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। ग्रेड प्रदान यहाँ पे क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। इसके अलग अलग क्या होते हैं, उदाहरण वो होते हैं, उपकरण होते हैं। जैसे क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, साक्षात्कार, निबंध लेखन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, और भी कोई माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम बच्चों का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं एक निश्चित अवधि के पश्चात। ठीक है, फिर आता है आखिरी में निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन में क्या होता है कि असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके उनको क्या कर सकें, सफल बना सकें। पहले तो क्या हो रहा था, टीचर की कमियों का पता लगा रहे थे, फिर हमने क्या किया, बच्चे की कमियों को पता लगा एक निश्चित टाइम पीरियड में। अब क्या कर रहे हैं, हम असफल छात्रों की कमियों का पता लगाएंगे कि वो असफल क्यों हुए। ठीक है, तो जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की सफलता का कारण ढूंढा जाता है। इसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान किया जाता है, और निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। तो ये क्या होता है, उनका निदानात्मक आकलन होता है, उनकी कमियों का पता करना, असफल लोगों की कमियों का पता करना। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, आपका मूल्यांकन प्रणाली थी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 7th यूनिट था उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, और 6th यूनिट में हमारा क्या बचा हुआ है, जो अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, बीच में उस यूनिट को रोक दिया गया है। ठीक है, देखो 6th यूनिट आपकी क्या थी, वित्तीय प्रबंधन संबंधित थी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जो वित्तीय प्रबंधन संबंधित थी आपकी, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन संबंधित थी, जिसमें हमने वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा, बजट निर्माण, क्रियान्वयन, ये सब देख लिया। लोक ऋण अनुदान, अंकेक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति, इतना तक हमने देख लिया था। अभी वहां पर ये दो बहुत ही छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने आज यूनिट 7 चालू किया, इसमें शिक्षण शोध चालू किया था, जिसमें हमने क्या देखा, शिक्षण अभिक्षमता का जो छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है, शिक्षण अभिक्षमता बचा हुआ है एग्जैक्टली, है ना। लेकिन शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ये सब हमने बातें देख ली। शिक्षण की विशेषताएं क्या, आधारभूत आवश्यकताएं क्या, ये हमने देख ली। उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सहायक सामग्री क्या, मूल्यांकन प्रणाली की, हमने देख लिया। अभी यहाँ पे ये बचा हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटा बात करें कि अगर आपका अभी क्या बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे निकल कर क्या आता है कि आपका ये वाले टॉपिक बचे हुए हैं इस गोले के, और ये गोले का क्षमता वाला टॉपिक बचा है, और ये बचा हुआ है, जो सब कुछ हम एक साथ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को भी और इस वाले पोर्शन को भी हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये सब कवर हो चुका होगा। उसके बाद सिर्फ आपका कौन सा टॉपिक बचेगा, यूनिट 4 बचेगी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपकी यूनिट 4 बचेगी, जिसको हम क्या है नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।